अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आज हम समझेंगे पंक्चुएशन के अंदर कॉमा के बारे में। कॉमा बेसिकली देखने में ऐसा होता है। अब एक बात आपको ये याद रखनी है, जैसे कि आपको सेंटेंस मिलता हो, ये आपकी लाइन है। अगर लाइन में यहाँ पर ऊपर ये लगा मिले तो ये आपका अपॉस्ट्रोफी कहलाता है, और अगर ये लाइन के यहाँ नीचे लगा मिले तो ये आपका कॉमा कहलाता है। इसकी पोजीशन में डिफरेंस होता है। हालांकि सारी बातें आप जानते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करने की रूलिंग क्या है, वो चीज़ें हमें डिटेल में देखनी है। तो आइए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉमा देखने में कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, जो कि राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइटिंग में कोई बात आपको बोलनी है और उसको थोड़ा सा पॉज देना हल्का सा, तब वहाँ पर कॉमा का यूज़ किया जाता है। एक रूल आपका ये है। अब किसी भी सेंटेंस में, इसका पहला रूल क्या है, किसी भी सेंटेंस में रिपीटिशन मतलब एंड का रिपीटिशन बंद करने के लिए हमें कॉमा का यूज़ करना पड़ता है। किसका यूज़ करना पड़ता है? कॉमा का। किस चीज़ का? एंड का रिपीटिशन करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना कि जब सेंटेंस में जैसे दो वर्ड हैं तो वहाँ पर एंड को डालेंगे, यहाँ पर एंड को लगाएंगे। अगर सेंटेंस में आपका थर्ड वर्ड आ जाता है तो फिर यहाँ पर लगेगा कॉमा और फिर यहाँ पर आपका एंड आएगा। मीन्स एक से ज़्यादा शब्द आपके पास हैं, दो से ज़्यादा शब्द अगर आपके पास हैं तो यहाँ पर कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा और लास्ट वाले के साथ में लगाते हैं एंड। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? तो इन चीज़ों को आप फोकस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बात एक अलग है कि कभी कभी आपको एंड की जगह फिर लास्ट में कॉमा भी देखने को मिल सकता है। चलिए सारी बातें हम लोग करते हैं क्लियर सेंटेंस से। सेंटेंस अपना पहला है, वी नीड टू पैक शॉर्ट्स। ये आपका एक नाउन है, ये भी आपका नाउन है, ये नाउन है और ट्रेनर्स। तो 3-4 नाउन है। तो यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कॉमा, लास्ट वाले साथ में आएगा आपका एंड। सही है जो मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर एग्स, मिल्क, शुगर, फ्लोर मतलब आटा। तो इन तीनों के बीच में लगेगा एंड और लास्ट वाले साथ में लगेगा कॉमा यहाँ पर और यहाँ पर एंड। सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। अब जरूरी नहीं कि एंड ही है, यहाँ पर कोई दूसरा कंजंक्शन भी आ सकता है। यहाँ पर और आ सकता है, नॉर आ सकता है, नीदर आ सकता है, और भी कंजंक्शन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। अब इसको देखो, यहाँ फ़ोन है या ईमेल है, यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज है। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर तो लगा दी कॉमा और सेंस के अकॉर्डिंग अपना और लगा दी कंजंक्शन, मतलब एक कंजंक्शन लास्ट में आएगा। ठीक है? जब छोटे छोटे फ्रेजेस अपने सामने आते हैं, है ना, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के या अलग अलग पार्ट के सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम लोग कॉमा लगाते हैं। जैसे कि मोस्ट पीपल लाइक समर बेस्ट बट आई प्रेफर विंटर। अब देखो, ये सेंटेंस एक अलग है और ये सेंटेंस एक अलग है। बीच में डाला मैंने कंजंक्शन। जो अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उनके पहले कॉमा का भी यूज किया जाता है। ठीक है? आफ्टर अ मंथ ऑफ रेन, ये एक आपका फ्रेज है, सेंटेंस नहीं फ्रेज है। और सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये आपका एडवर्ब, ये आपकी वर्ब है। ये कंप्लीट अपने आप में एक सेंटेंस है। लेकिन जब सेंटेंस की जब स्टार्टिंग आपकी किसी फ्रेज से होती है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नहीं होता है और सब्जेक्ट आपका अगर यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब फिर बाद में यहाँ पर आ रही है, तो इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस ईयर्स स्कूल ट्रिप टू फ्रांस हैज़ बीन कैंसिल्ड। अब देखो, ये आपका रहा सेंटेंस का सब्जेक्ट और ये उसकी रही वर्ब। लेकिन इसके पहले अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एक एडवर्ब डाल दिया, तो ये सब्जेक्ट तो है सेंटेंस का, इसलिए इसको कॉमा से अलग करना पड़ा है। ठीक है? वी आर मूविंग हाउस, ये आपका सेंटेंस है। दिस वीक आफ्टर नेक्स्ट, अब ये आपका एक फ्रेज है, तो ये आपका सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपका कॉमा से इसको अलग करना पड़ेगा। बेसिकली सेंटेंस से पहले जो फ्रेज कोई एडवर्ब वगैरह आता है तो उसको कॉमा से अलग करना पड़ता है। ये बेसिकली एडवर्ब ही होते हैं। क्लियर? अब इसको समझिए। जब किसी सेंटेंस में हम लोग वोकेटिव केस का यूज़ करना चाहते हैं। वोकेटिव का मतलब क्या होता है, ये आप नाउन के अंदर डिटेल में पढ़ चुके वोकेटिव केस क्या होता है। तब उस वोकेटिव केस के नाउन के लिए अगर सेंटेंस के लास्ट में तो कॉमा से अलग करते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर आपका वोकेटिव केस का नाउन आ रहा है
तो उसको वहाँ पर कॉमा से अलग करते हैं, मतलब बुलाने के लिए। जैसे कि आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आ रही हो रेचल, क्या तुम पार्टी में आ रही हो रेचल। तो रेचल को पहले बुलाया, फिर उसके लिए एक सेंटेंस यूज़ किया कंप्लीट, जिसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड है। तो वहाँ पर रेचल को वोकेटिव केस में डालने के लिए कॉमा से अलग करना पड़ा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन गुड इवनिंग के बाद अपनी एक बात बोलिए, तो यहाँ पर कॉमा लगा। अब ये वोकेटिव केस नहीं है, कहने मतलब ये जब कोई फ्रेज़ या कोई बात किसी इंसान के लिए बोली जाती है तो उसको आवाज़ देने के लिए, उसको अटेंशन की पाने के लिए जो वर्ड्स बोलते हैं, उन वर्ड्स के बाद हम लोग या पहले कॉमा लगाते हैं। जैसे कि विल यू डू दैट असाइनमेंट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए वो असाइनमेंट करोगे, ये आपका सेंटेंस है। लेकिन विल यू आयशा डू दैट असाइनमेंट फॉर मी, क्या तुम आयशा मेरे लिए वो काम कर दोगी, तो उसको बुलाया। अभी सेंटेंस के बीच में आ गया है, तो बीच में आ गया है तो इसको सेपरेट करने के लिए फिर कॉमा लगाना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि मैंने इसको बुलाया है केवल। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न है कि यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये तो इसको पुकारा गया केवल, इसके लिए ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है वोकेटिव केस में, इसलिए यहाँ पर कॉमा आया है। यस डॉक्टर आई विल, हाँ डॉक्टर मैं ऐसा करूँगा, हाँ डॉक्टर साहब। तो देखो इसके पहले भी कॉमा है, इसके बाद भी कॉमा रखना पड़ा, क्यों, वोकेटिव केस में दिया गया है। अब अभी तक की जो आपने थ्योरी समझी थी उसमें थोड़ा सा अब आपको एडवांस लेवल पे समझने की कोशिश करनी होगी। अभी तक मैंने क्या बोला था कि जब अपने पास 2 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो यहाँ पर लगाते हैं कॉमा, यहाँ पर डालते हैं एंड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अगर मैं फ्रेजेस में कन्वर्ट कर दूँ तो ये फ्रेजेस आपस में एंड से जुड़े हो सकते हैं। फिर इस फ्रेज के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आपका अगला फ्रेज आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आपका अगला फ्रेज आएगा, फिर आपका एंड लिखा जाएगा, फिर वो फ्रेज लिखा जाएगा। समझो इस चीज़ को मैं जो समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाई इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, ये आपका सेंटेंस है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स बाई इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है, इस फ्रेज़ को इन्होंने डाल दिया। अब की बार डॉक्टर के सिंगल वर्ड था, यहाँ पर फ्रेज डाल दिया है, तो यहाँ पर आपका कॉमा लगाया जाएगा क्योंकि इसको अलग करना है। सिर्फ इसको वोकेटिव केस में डाला गया है, बाकी का सेंटेंस आपका कंप्लीट जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। एक और देखो, कैन यू टेल मी वॉट आर यू डूइंग हेयर, तो क्या तुम मुझे बता सकते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब बीच में डाल दी हेलेन, क्या तुम मुझे बता सकती हो हेलेन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बाकी सेंटेंस कंप्लीट है, सबका सब्जेक्ट अपने पास, सबकी वर्ब अपने पास है। हेलेन को सिर्फ इंडिकेट वोकेटिव केस में डालना है, इसलिए उसको पहले और बाद वाले कॉमा से अलग करना पड़ता है। ये स्टाइल है लिखने की, बेहतरीन स्टाइल। अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते तो आपके लिए चीज़ें सीखना बहुत 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 ज़रूरी है, और ये वाली कंडीशन अभी आगे चल कर आपको दिखाई देगी। ये सब नोट करते हैं जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। आपके पास जिन लोगों ने नोट्स मेरे बाई कर लिए हैं ग्रामर के, उन लोगों के लिए मेरी ये ओपिनियन है, और या फिर मेरी राय है, या फिर मेरी सजेशन है, एडवाइस है कि इनको भी नोट करते हैं जो आपको चीज़ें एक्स्ट्रा लगें। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें अगले रूल के बारे में। जब कोई कोटेशन वगैरह हम लिखते हैं, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ नरेशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो अपनी सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। जब नरेशन हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने ये आपका रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा है, तो जो बात बोली है उसको कॉमा से अलग करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखते हैं तो फिर कॉमा पहले आएगा, मतलब कॉमा पहले आते, बाकी के जो आपके सिंबल्स हैं वो बाद में आते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल यू डोंट नीड अ कॉमा इफ़ द कोटेशन एंड्स। अगर यहाँ पर कोटेशन एंड हो जाती पहले वाले सेंटेंस में तो यहाँ पर कॉमा की ज़रूरत नहीं है। कहने मतलब ये है, अगर आपको फुल स्टॉप लगाना है, जैसे आपको सेंटेंस या लिखा इसको ऐसे से बंद करना है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो या फिर फुल स्टॉप लगा के छोड़ सकते हो, कॉमा की ज़रूरत नहीं है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आएगी तभी आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? फिर से देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि सर यहाँ पर अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूँ केवल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दूँ, क्या वो सही माना जाएगा जैसे कि आप बोल रहे हो?
तो मेरी नज़र में सेंटेंस गलत होता है, क्योंकि सेंटेंस अगर लिखा है तो उसको फुल स्टॉप से आपको क्लोज करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क से आपको बंद करना ही पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क से बंद करना ही पड़ेगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, अब कहाँ नहीं लगे कॉमा, अब वो थोड़ी बातें वो भी देख लो। जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क या वो बताया आपको, जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच आपकी यहाँ लिखी, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। फिर से यहाँ पर आपका रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा है और इंटररोगेटिव होने की वजह से क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क अगर आ जाते हैं तो फिर कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा की जगह ये खुद आ जाते हैं, तब आपका केवल ये बंद किया जाएगा, बाकी का कोई भी आपको मार्क नहीं लगाना है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख दी जाए, तो फिर कॉमा आएगा, कुछ ऐसे द बॉय शाउटेड, फिर कॉमा आएगा आपका, ध्यान दो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है और एक्सक्लेमेशन मार्क वार्ड में लगा से कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कॉमा आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका ये कॉमा लगेगा कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब आएगी पहले। क्लियर, तो इनको नोट करते जाना है, जो भी आपको बातें एक्स्ट्रा लगे, और उनको याद भी करना है। फिर नेक्स्ट, टू मार्क ऑफ सेपरेशन इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट एसेंशियल। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आपको ये बहुत पहले या कहीं प्रोनाउन वगैरह मैंने बताया हुआ है कंजंक्शन के अंदर, डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, या फिर रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज या फिर नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। इन दो शब्दों का मतलब ये है, डिफाइनिंग का मतलब है कि एक ऐसी बात जो बहुत ही ज़रूरी है, उसको जानना ज़रूरी है, वो कॉमा से नहीं जोड़ी जाती है, और कोई बात ज़रूरी नहीं है, बस मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, तो उसको फिर कॉमा से अलग करना पड़ता है, उसके लिए कॉमा का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है कि जब कोई नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको अलग करने के लिए हम कॉमा लगा देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आनंद रेस्ड डाउन द स्ट्रीट, जो मैं इंटरलाइन करूँ कि उसको समझना, आनंद रेस्ड डाउन द स्ट्रीट एंड रीच्ड, देखना ये आपकी वर्ब है, फिर अगली वर्ब यहाँ से एंड से जोड़ी गई रीच्ड, इसका मतलब सेंटेंस फ्लो में है। द बस जस्ट एज इट वॉज स्टार्टिंग टू मूव अवे फ्रॉम द स्टॉप, आनंद तेज़ी से दौड़ते हुए नीचे गया, सड़क की तरफ गया, बस अड्डे पर पहुंचा, बस स्टॉप पर पहुंचे, उसने बस पकड़ ली, वो बिल्कुल जाने ही वाली थी। अब मैं इसके बीच में बोलूं कि जंपिंग ओवर अ जाइंट पेडल ऑन द पेवमेंट, पत्थरों से कूदा, साइकिल से कूद कर गया, तो आप कहोगे ये बताओ आनंद, मैं आपसे कहूँ कि आनंद की आज बस पकड़ने वाला तो फिर घटना हो गई, तो आप कहोगे कि क्या हो गया, मैं कहूँगा आनंद एकदम दौड़ते हुए गया, फिर पत्थरों से टकराया, फिर वहाँ गिर गया, फिर अपना बैग उठाया, तुम कहोगे कि नहीं सर ये बताओ आनंद ने बस पकड़ी कि नहीं पकड़ी। आपका मेन मोटो ये होगा जानने का कि वो उसने बस पकड़ी कि नहीं, गिरा, ये किया, वो किया, किससे मिला, उससे मतलब नहीं है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रेज़ लिखा हो ये नॉन एसेंशियल है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको कॉमा से अलग करना पड़ा है। समझ गई? अगर मैं कहूँ कि आनंद अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, आनंद अपने दोस्त से मिलने जा रहा था और समय पर पहुँच गया, अगर मैं बीच में बोलूँ कि आनंद अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, बीच रास्ते में उसे कुछ सोने के सिक्के मिले जिससे उसकी किस्मत बदल गई और दोस्त उसके लिए किस्मत वाला हो गया और वो समय पर पहुंच गया है, तो रियल सेंटेंस क्या था कि राम अपने दोस्त से मिलने के समय पर पहुंच गया है, लेकिन बीच में मैंने बोला कि उससे कुछ सोने के सिक्के भी मिले, अब उसमें आपको इंटरेस्ट आ गया है, तो जो बात जरूरी है अगर जानने लायक है तो उसको कॉमा से ऐड नहीं करते, मतलब कॉमा नहीं लगाते वहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट, अब कोई बात अगर आपको कॉमा से नहीं लिखनी है और जो ज़रूरी है सुनने के लायक, तो मैं आपको बता दूं दोनों में डिफरेंस। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस कॉमा वाली बात को कुछ लोग मैंने देखा है कि ऐसे करके ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, पैरेंथेसिस में, वो अतिक अलग है। आप चाहो उस पूरी बात को रिमूव कर दो और सिंगल सेंटेंस बना दो, जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो ये एक्यूरेट है क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी जानने की। सेंटेंस में जो बीच में चीज़ लिखी है वो ज़रूरी है अगर जानने लायक तो कॉमा लगाओ, नहीं ज़रूरी तो कॉमा से मतलब कॉमा लगा दो ताकि वो अलग हो जाए, और कॉमा नहीं आपको लगाना ही लगाना है कॉमा तो ज़रूरी है, इससे अच्छा ये भी है तो कॉमा हटा करके वो पूरा फ्रेज ही हटा दो, पूरी बात ही हटा दो, जो ज़रूरी बातें हैं उनको नोट डाउन कर दो। एक तरीका ये लिखने का है। क्लियर? तो इसको आप देख लेना ध्यान से और एक बार स्टडी कर लेना।
अब कोई कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए टू यूज़ कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप्स विद आ सीरीज ऑफ 3 और मोर, मतलब कुछ ज़्यादा लोग जब एक साथ आ जाएं तो उनको सेपरेट कॉमर्स किया था ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है, माई रुपीज़ 10 मिलियन, मतलब मेरे पास जो 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख क्यों यहाँ पर, तो आपके 1 करोड़ हो गए हैं। यहाँ पर 1 करोड़ की जो एस्टेट है, जो ज़मीन जायदाद है, इज़ टू बी स्प्लिट अमंग माई हस्बैंड, और उसको बांटना है कहाँ कहाँ पर, अपने हस्बैंड में, डॉटर में मतलब स्प्लिट करना है, सन में करना है और नेफ्यू, इतने लोगों में मुझे बांटना है। अब इसका मतलब क्या निकला, अगर मैं कॉमा हटा दूँ आफ्टर सन, सन के बाद, एंड वुड इंडिकेट दैट, अगर मैं सन के बाद का ये कॉमा हटा देता हूँ तो इसका मतलब क्या निकला, क्योंकि अभी आपकी आंखों को क्या दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ पर एंड तो आ ही गया है, तो फिर यहाँ पे कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि रूल तो मैंने ये बताया था कि जब मल्टीपल वर्ड्स होते हैं तो लास्ट वाले साथ में एंड लगाते हैं, बाकी सभी में कॉमा, लेकिन अब की बात तो कॉमा यहाँ पर भी लगा है, तो उसका मतलब क्या निकल रहा है, अगर मैं सन के बाद का कॉमा हटा दूँ, अब देखना यहाँ पर हस्बैंड उसके इक्वल में, मतलब कोई महिला होगी, कोई फीमेल होगी, अपने हस्बैंड को दे रही है, डॉटर को दे रही, सन को दे रही है, इसका मतलब ये 3 लोग एक ही महिला के फादर बड़े हैं और उनसे छोटी छोटी उनकी डॉटर और सन है, और नेफ्यू दूर का मान सकते हो, है ना। अगर मैं सन के बाद का हटा देता हूँ कॉमा, इसका मतलब क्या निकलेगा कि सन वुड इंडिकेट दैट सन एंड नेफ्यू वुड हैव टू स्प्लिट 1/3 ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से कॉमा हटा देता हूँ तो इसका मतलब ये निकलेगा ये दोनों के दोनों 1/3 जायदाद का 1/3 आपस में बांटेंगे। अब आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी ये बात कि ये लिखी आखिर में कैसे है, तो मैं सिंपली ऐसे समझा देता हूँ कि जब एंड के बाद कॉमा लगा होता है, मतलब जब एंड आपका लगाओ कॉमा आपका अलग, कॉमा ऐसे लगाओ, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट है और ये चीज़ बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट है, और ये दोनों को अपना अपना 100% काम करना होगा। इसको भी 100% एफर्ट्स लगाने होंगे, इसको भी 100% एफर्ट्स लगाने होंगे। या फिर जैसे कि मैं इसको अगर ब्लैक बोलूँ और इसको मैं वाइट बोलूँ तो ये 100% वाइट होगी और ये 100% ब्लैक होगी। अगर मैं कॉमा हटा देता हूँ, यहाँ से कॉमा हटा देता हूँ, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें मिल करके आपस में ब्लैक एंड वाइट हो, कुछ ब्लैक हो कुछ वाइट हो, तो दोनों तो अलग अलग बिल्कुल करना है, तो इसलिए कॉमा लगाना होता है। ये एक लॉजिक है। समझ में ना आए तो उसके ऊपर अध्ययन करना, और एक वर्ड निकल के आता ऑक्सफोर्ड कॉमा, ऑक्सफोर्ड कॉमा, इस पे स्टडी करना, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, चलो आगे देखो। जब एडजेक्टिव्स एक साथ आ जाती हैं, मैं समझा देता हूँ क्या रूल है। यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट टू एडजेक्टिव्स व्हेन द वर्ड एंड कैन बी इंसर्टेड बिटवीन देम। अगर आपको ऐसा लगे कि दो अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं और इनके बीच में एंड आ सकता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा का यूज़ कर सकते हैं एंड की जगह पर। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, एक, हेल्दी, 2 मैन। ही इज़ आ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी में ऐसे लिख सकते हो, कॉमा लगा सकते हो, बोथ आर करेक्ट। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाओगे, पहली बात तो आपके एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एयरफोर्स, टीजीटी, पीजीडी, केवीएस, कोई भी एग्ज़ाम दुनिया का होता है, उसमें पंक्चुएशन मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल अलग आता है, सेपरेट आता है, और उसके रूलिंग अलग अलग होते हैं। तो वो खुद बोलते हैं यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क को ध्यान देना है, अदरवाइज़ किसी भी एग्ज़ाम में वहाँ पर पंक्चुएशन का एरर को इग्नोर किया जाता है। वो खुद बोलते हैं कि पंक्चुएशन मार्क का प्रॉब्लम हो तो आप उसको ड्रॉप कर देना। केवल 1% चांसेस बनते हैं जहाँ पे पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कभी जब प्रैक्टिस बैच वगैरह आएगा। तो मेरा बेसिकली कहने मतलब ये, अगर पंक्चुएशन कोई क्वेश्चन आता है तो उस पर बेसिकली बोला जाएगा ये क्वेश्चन पंक्चुएशन बेस्ड है, इस पर आपको ध्यान पूरा देना होगा। ठीक है, अब अगला देख लो। वी स्टेड एट एन एक्सपेंसिव समर रिजॉर्ट। अगर आप यहाँ पर कहोगे सर ये भी आपका, जैसे कि आपका नाउन हो गया तो ये एडजेक्टिव हो, ये एडजेक्टिव हो गया, आप कहोगे सर यहाँ पे आपने ना तो कॉमा लगा ना एंड लगा, इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो। अगर हम यहाँ पर एंड लगाते इसका मतलब क्या निकला कि वी वुड नॉट से एक्सपेंसिव एंड समर रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या हो, एक तो एक्सपेंसिव अलग है और समर रिजॉर्ट अलग है, जबकि रिजॉर्ट के बारे में ही दो अलग अलग एडजेक्टिव्स आई हैं।
तो जब एक ही नाउन के लिए दो अलग अलग एडजेक्टिव्स आती हैं और दोनों सेम सेंस में यूज़ होती हैं, मतलब दोनों एक ही होती हैं, तब वहाँ पे कॉमा नहीं लगाते, ना एंड लगाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग अलग है, ये आपका हेल्दी अलग है, ये एक्सपेंसिव और समझ दोनों चीज़ें एक ही हैं, इसलिए हम यहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। उस थोड़ी सी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप आराम से बैठना, सोचना, कुछ एग्जाम्पल सर्च करना, रीडिंग लगाना, तब ये बातें आपको समझ में आने लगेंगी। केवल एक सेंटेंस को देख कर के उलझ जाना और घंटों तक बैठे रहना, कमेंट करना, मुझे मैसेज करने की कोशिश करना, सर इसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो, इसका मतलब ये है कि जो टाइम आपको स्टडी में या इसके ऊपर रिसर्च करने में लगाना चाहिए था, वो आप मुझे परेशान करने में लगा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। बाकी मैं सारे आंसर्स तो सबके देता ही हूँ, टेलीग्राम वगैरह पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप मिलते रहिए मुझसे वहाँ पर। खैर आगे बढ़ते हैं। यूज़ अ कॉमा, यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर एंड आफ्टर द ईयर। मतलब कहने का क्या है, देख लो एग्जाम्पल से। स्नेहा मेट हर फादर ऑन दिसंबर 5, 2003 इन दिल्ली इन इंडिया। ये महीना है, ये दिन है, ये आपका साल है। तो देखो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे कंबाइन में, फिर कॉमा से अलग करेंगे इस ईयर को, फिर कॉमा से अलग करेंगे इस प्लेस को, फिर कॉमा से अलग करेंगे इस इंडिया को। अब एक बात सोचने वाली ये है कि यहाँ का कॉमा आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्यों दिल्ली साथ में तो इन आएगा, सिटी है। लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो कॉमा जगह इन इंडिया कर सकते हो, क्योंकि इसको भी तो प्रीपोजिशन से जोड़ना पड़ेगा ना। आप इस कॉमा की जगह पर एंड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस को दिल्ली तक ही छोड़ दूँ तो मैं फुल स्टॉप लगा दूँ, सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा, फिर कॉमा की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और अगर साल अगर मैं हटा दूँ या दिन हटा दूँ, जैसे कि दिसंबर 2003 इन दिल्ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डेट वगैरह कंप्लीट डालोगे तो इसको इसी स्ट्रक्चर में लिखना होगा, इस बात को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट द सिटी फ्रॉम द स्टेट एंड आफ्टर द स्टेट। मतलब इसका क्या कहने का वो देख लो। ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं जैसे कि मैं दिल्ली लिखना चाहता हूँ। अब देखना आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, आपको लग रहा है सर यहाँ पे दो दो इन कैसे हैं। अब उसका अंदाज देखो वो किस अंदाज से उन्होंने यहाँ पर लगाया है। जैसे कि फॉर 20 ईयर्स को कॉमा से अलग किया यहाँ पर, और यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया है। आई लिव्ड इन, मैं कहाँ रहा हूँ, इन इंडिया। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आप कहाँ रहे हो, तो मैं हिंदी कैसे बोलूँगा। आप कुछ ऐसे बोलोगे कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, यूपी में रहा हूँ, बिहार में रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, यूएसए में रहा हूँ। तो दिल्ली में रहा हूँ, बिहार में रहा हूँ, यूपी में रहा हूँ, अमेरिका में रहा हूँ, आप बार बार मैं बोल रहे हो, तो फ्रेज टाइप का कुछ बोल रहे हो मे के सेंस में। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आई लिव्ड इन की बात अपनी, फिर आपने बात बोलनी शुरू कर दी है, इन इंडिया, सॉरी इन दिल्ली, इंडिया फॉर 20 ईयर्स। रुक करके आप बोल रहे हो उस चीज़ को। तो यहाँ पर ये कॉमा जो है ना वो पॉज का सेंस दे रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ का जो कॉमा ना लगाओ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब फ्लो में आपने बोल दिया है इंडिया फॉर 20 ईयर्स, ऐसे बोल दिया है इंडिया 20 ईयर्स फॉर 20 ईयर्स, ऐसे आपने रुक करके बोले तो पॉज है ये, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें कंफ्यूज मत हो कि डबल इन कैसे आ गया। यहाँ पर आई लिव्ड इन के बाद आप रुके, फिर आपने अगली बात बोली इन दिल्ली इंडिया, फिर आप रुके, फिर आपने फॉर 20 ईयर्स बोला। अगर यहाँ नहीं रुके तो आप पे कॉमा का यूज़ नहीं करना है। अब दो ये अलग अलग, मतलब ये इसके अंदर है और ये दोनों नाउन है, तो उसको अलग करना पड़ेगा कॉमा से, ठीक है, इस तरह से। अब इसको समझिए, किसी भी सेंटेंस में जब कोई बात हम बोल रहे होते हैं और वहाँ पर हमारा फ्लो ना टूटे, तो उस फ्रेज जो बीच में आने वाला है उसको हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अब मैं आपको एक सेंटेंस हिंदी में बोल के सुनाता हूँ और आपको वो फीलिंग नहीं आई जो मैं फीलिंग देना चाहता हूँ, या उस सेंटेंस की जो फीलिंग उसके ठीक पीछे जो उसका पर्पज़ है वो आपको फील नहीं होगा। जैसे कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को आपको सुन के ऐसा लगा होगा कि मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ, फीलिंग नहीं आई होगी।
सिर्फ तुम्हें वर्ड्स सुनाई देंगे, कुछ वर्ड्स बोले जा रहे हैं, वो भी टूटे फूटे रुक रुक करके बोले जा रहे हैं। और अगर मैं ऐसे बोलूँ मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, अब आपको फीलिंग, अब आपको सब नहीं सुनाई दे होंगे, अब आपको फीलिंग आई होगी कि सामने वाला इंसान मुझे छोड़ करके जा रहा है, मतलब मैं अब अकेला हो जाऊँगा या मैं अकेली हो जाऊँगी। तो पहले सेंटेंस में अकेले होने की, उससे दूर जाने की फीलिंग नहीं आई थी, जबकि दूसरे सेंटेंस में आ गई थी। तो वही पर्पज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे कि आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस, आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस। अब मुझे फीलिंग डालनी, मतलब मुझे इस नर्वसनेस को फील कराना आपको कि मैं नर्वस हूँ। और बीच में क्या आ गया, आई एम एज यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड, मैं जैसा कि तुमने नोटिस कर लिया होगा मैं बहुत नर्वस हूँ। तो मैं कुछ बहुत बात बोलने वाला था, लेकिन ये बात मुझे बोलनी थी, लेकिन उससे पहले मैंने एक बात और बोल दी है। लेकिन मेरा रियल में पर्पज़ ये था कि तुम्हारे अंदर ये वाली फीलिंग, तुम ये वाली बात को समझ सको। तो ये ज़बरदस्ती जो बीच में बात डाली है उसको कॉमा से अलग करना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैं रियल में ये बात कहना चाहता था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं तुम्हें एक तरीके से इशारा कर रहा था, तुम्हारा अटेंशन पाना चाहता था। समझ में आ गया? अब अगला, जब किसी सेंटेंस में 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड्स के फ्रेज सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं तो उसको कॉमा से अलग करते हैं, और 3 से अगर कम है तो उसके लिए आप कॉमा ना लगाओ या लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट इसके साथ में वर्ब, सब्जेक्ट इसके साथ में वर्ब, सब्जेक्ट इसके साथ में वर्ब यहाँ पर दी गई है। लेकिन बेसिकली मेरे कहने का मतलब सिंपली आपका ये है कि कोई सेंटेंस आपके पास है, उस सेंटेंस में कोई वर्ड आया है या कोई फ्रेज़ आया है या बहुत लंबा सा फ्रेज़ आया है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब है, सब्जेक्ट के ठीक पहले कोई एक सिंगल वर्ड या बहुत बड़ा सा फ्रेज़ अगर आता है तो उसको कॉमा से अलग कीजिए। कॉमा ये बताता है कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये पर्पज़ होता है, बाकी एक सेंटेंस आप आराम से देख सकते हो। इसको समझो। अभी मैंने बताया था कि कोई सेंटेंस में आपका कॉमा लगा कर के वर्ड या फ्रेज़ अलग करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब वो इस इंसान के बारे में या शब्द के बारे में हमें जानकारी है, इसको ना बताओ। और अगर मैं कोई इंसान के लिए कोई बात फिर से लिखता हूँ और कॉमा नहीं लगाता हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग अनजान हैं। अब इस बात को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला राम वॉज इन एन ऑटो एक्सीडेंट, ऑटो एक्सीडेंट में राम था। मैंने बोला हु हैज़ अ लैम्प, राम जिसके पास लैम्प थी, लैम्प है ना, वो ऑटो एक्सीडेंट में था। तो अब लैम्प थी कि मोबाइल था कि टॉर्च थी, उससे आपको कोई मतलब है क्या? मतलब तो ये कि जो एक्सीडेंट हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इस पे फोकस करना है। तो ये फालतू की बात है, इसलिए कॉमा से अलग करना पड़ा। ठीक है। अब इसी जगह अगर मैं ये बोलूँ कि द बॉय हु हैज़ अ लैम्प वॉज इन एन ऑटो एक्सीडेंट, वो लड़का जिसके हाथ में लैम्प थी ना, अब लड़के तो बहुत सारे होते हैं, हम कैसे पता कर लें? मैंने कहा वो वाला लड़का जिसके हाथ में, मैंने कहा ये लड़का के एक्सीडेंट हो गया है, तो तुमने कहा कौन सा लड़का? मैंने कहा वही वाला जिसके हाथ में लैम्प थी। तो यहाँ पर ये उसकी आइडेंटिटी हुई, ये बात बताना ज़रूरी था, क्योंकि लड़का कोई भी हो सकता है यहाँ पर। क्लियर? तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है यहाँ पर, क्या उसको चीज़ को कैसे समझ रहे हो। फिर अगला, जो आपके कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं, जैसे कि एंड है, और है, बट है, फॉर है, नॉर है, इनके लिए हम लोग इनके ठीक पहले कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर सेंटेंस ये छोटे छोटे हैं तो इनके पहले हम लोग कॉमा का यूज़ नहीं करें तो भी सही है, हम लोग छोड़ सकते हैं वहाँ पर, मतलब ऑप्शनल है। जैसे कि आई हैव पेंटेड द एंटायर हाउस, लंबा सेंटेंस है, बट ही इज़ स्टिल वर्किंग ऑन सेंडिंग द डोर। लंबे लंबे सेंटेंस है तो कंजंक्शन के ठीक पहले आपका यहाँ पर कॉमा देखने को मिल रहा है, जबकि आई पेंटेड एंड ही राइट्स छोटे छोटे सेंटेंस से एंड के पहले कॉमा नहीं लगाए। आप चाहो तो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली लिखने का तरीका ऐसा ही मैंने देखा है, आपने भी काफ़ी बार देखा होगा, इसलिए यहाँ पर जो बोला गया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसको समझो। कॉमा का यूज़ हम तब भी करते हैं जब कोई कन्फ्यूज़न को दूर करना हो, जैसे कि आई चूज़ द कलर्स रेड एंड ग्रीन, मैंने तो रेड और ग्रीन ले लिए, एंड ब्लू वॉज हिज चॉइस। अगर मैं ऐसे कॉमा हटा दूँ इसका मतलब क्या होगा, ये तो मैंने तीनों सेलेक्ट कर लिए और ब्लू उसकी चॉइस थी। हिंदी आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन जो राइटिंग स्किल्स होती हैं, जो आपका सही पैटर्न लिखने का है, तो एंड का मतलब क्या है
कि एंड की बात बिल्कुल चीज़ अलग है, ये बिल्कुल चीज़ अलग है और फिर ही इससे कनेक्टेड हो गई है, मतलब ये अपने आप सेंटेंस डिफरेंट है या फिर सेपरेट सेंटेंस है जो कि अपने आप में अलग है और ये सेंटेंस अलग है। तो कॉमा यहाँ क्यों डाला? क्योंकि मुझे ब्लू कलर को इसको देना था और रेड और ग्रीन अपने पास रखना था। क्लियर? रिवाइज कीजिए डिटेल में, जिन लोगों नोट्स लिखे उन सबके नोट्स कवर अप हो रहे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड कॉपीज़, ठीक है। और जो लोग मेरे ग्रामर के हार्ड नोट्स कॉपी चाहते जो जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक का, तो वो सारी नोट्स आपको अराउंड 400 पेजेस जो भी हैं, आपके 300 देख लेना कितने हैं, तो वो सारे पेजेस आपको प्रिंट आउट हार्ड कॉपीज़ आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी। और वो लेने के लिए आप 9368000671 पे कॉल कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से आपको कि नोट्स कितने के हैं, और सारे कंप्लीट प्रिंटेड हैं, थोड़े कॉस्टली हैं, थोड़े का मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़े से। तो आधी जानकारी आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।